आज के कार्यक्रम में यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शिव सिंह बिष्ट जी, प्रदेश के महामंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे सुरेश भट्ट जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक सम्माननीय श्री चंदन रामदास जी, हमारे माननीय विधायक बलवंत सिंह भोयाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती बसंती देव जी, श्री सुरेश गढ़िया जी जो प्रत्याशी हैं कपकोट से, राम प्रसाद टांटा जी पूर्व विधायक, शेर सिंह गढ़िया जी पूर्व विधायक, श्री सुबोध शाह जी विधानसभा संयोजक, श्री दयाल जी विधानसभा प्रभारी, राजेंद्र परिहार जी जिला के महामंत्री, सुरेश जी महामंत्री, श्रीमती हेमा बिष्ट जी ब्लॉक की प्रमुख, गोविंद सिंह जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, इंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी विधानसभा के प्रभारी कपकोट के, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि मुझे आज अपने इस बागेश्वर स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान, पुण्य भूमि, इस पुण्य भूमि पर आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे आज ऐतिहासिक मंदिर बाबा बागनाथ टेम्पल, उसको भी, मंदिर को भी दर्शन करने का और वहां जाने का सौभाग्य मिला, पूजा अर्चना करने का भी सौभाग्य मिला और मैं धन्य इसलिए हुआ कि मुझे आज सरयू और गोमती के मिलन स्थान पर उसका भी दर्शन करने का मौका मिला और इसके साथ इस स्थान पर आने का मौका मिला। हम इस पुण्य भूमि को नमन करते हैं, इस वीर भूमि को नमन करते हैं और यहां आऊं और ब्रह्मदत्त जी पांडे जी को याद ना करूं, बद्रीनाथ पांडे जी को याद ना करूं, जिन्होंने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और वह आंदोलन देश की आजादी के आंदोलन का एक प्रतीक बनकर के सामने आया। इसके ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूं। आज रामदत्त जोशी जी को, मोहन सिंह मेहता जी को और हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और कालू महाराज जी को, जिन्होंने क्रांतिवीर सेना के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसे वीर सपूतों को आज जब मैं बागेश्वर में आया हूं इस पवित्र धरती पर, तो मैं करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। आज ये चुनाव का समय है, जब मैं उत्तराखंड में आऊं जहां हर घर से सैनिक है, जिस उत्तराखंड को बहुतायत में महावीर चक्र, अशोक चक्र मिलने का सौभाग्य मिला है, तो ऐसे वीर सपूतों को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और देश के सरहद को संभाले रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है और देश की रक्षा की है। ऐसे महान सपूतों को भी हम याद करते हैं। आज मैं चुनावी सभा में आया तो मुझसे पहले बिष्ट जी बोल रहे थे, चंदन दास जी बोल बैठे थे, तो मैंने पूछा कि चंदन दास जी ने क्या बोला,
तो पता लगा कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। फिर मेरे बगल में बैठे थे तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रिज को आप क्रॉस करके आए तो उसका भी आपने एक तरीके से उद्घाटन ही कर दिया है, पर वो भी हमारे ही समय में बना है। उसी तरीके से उन्होंने मंदिर के भी परिसर के विकास के लिए जो काम किया उसकी भी चर्चा की। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि चुनावी सभा में जब हम आते हैं तो हम ही एक पार्टी है और हमारे ही नेता हैं जो मंच पर दम से कह सकते हैं कि ये हमने किया है और ये हम करेंगे, ये हम कह सकते हैं। बाकी सब पार्टियां आजकल चुनाव में इधर उधर की बात करती हैं, किसकी कितनी जाति है, किसकी कितने इलाके में वोट है, कौन पहाड़ का है, कौन मैदान का है, कौन ऊंचे पहाड़ का है, कौन छोटे पहाड़ का है। यानी व्यक्ति और गांव को बांटने का काम बाकी लोग करते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता। और मैं आप सबसे कहूंगा कि गांव गांव में जाओ तो वोटर को बोलो कि आपको वोट देने का एक ही अधिकार है और उस अधिकार में एक ही आधार है। अधिकार आपका है, आधार ये है कि आज कोई पार्टी, आज कोई नेता कुछ ये कहे कि मैं ये करूंगा, तो उसको हमेशा इस बात पर तौलना कि उसने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको आधार बना करके चलना। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि ये हमारी पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाती है जनता के बीच में और बोलती है, तुमने 5 साल पहले हमको भेजा था, अब ये लो हमारा रिपोर्ट कार्ड, ये लो हमारा काम, और फिर हमारे को आप रिन्यू करो हमारा कार्ड और अगले 5 साल के लिए भी हमें तैयार करो, आशीर्वाद दो। इस बात को हम लेकर के जाते हैं। और फिर मैं यहां आंकड़ों समेत सारी बातें बताने आया हूं और मैं चाहूंगा कि मीडिया के लोग इन सारे आंकड़ों को बड़े इत्मीनान और तफसील से सुने। ये चंदन दास जी को एमएलए बनाने के लिए मैं नहीं आया हूं, ये किसी को कुर्सी पर बैठाने नहीं आया हूं। इनके माध्यम से उत्तराखंड को नई छलांग लगा करके आगे बढ़ाने आया हूं। और इसलिए उन आंकड़ों को सुनना हमारा और उनको जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी, दूसरी पार्टियां क्या है? सारी पार्टियां आज वंशवाद की पार्टी बन गई है। कोई पार्टी उठा लो, ये भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियों में क्या है? परिवार ही पार्टी है। आप ऊपर से उठाओ, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नीचे आओ लोकदल, नीचे आओ समाजवादी पार्टी, उससे नीचे चले जाओ, परिवार की ही पार्टियां हैं। और मैं यहां दावा करता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, यह अभी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई और कोई इसमें नहीं है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी है, जहां हम कहते हैं उनके यहां पार्टी ही परिवार है, उनके यहां परिवार ही पार्टी है और हमारे यहां पूरी पार्टी ही परिवार है। इसको हमको याद रख के चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम हैं जो गरीब की चिंता करते हैं, हमारी पार्टी है जो वंचित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो दलित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो पिछड़े की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो शोषित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो माताओं और बहनों की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो युवाओं की चिंता करती है। इसको हमको हमेशा ध्यान में रख करके विचार करना चाहिए और उसकी दृष्टि से पार्टी को जोड़ना चाहिए और पार्टी से जुड़ना चाहिए। मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, जब ये जनधन योजना आई तो लोगों ने मोदी जी के खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया कि क्या भारत का प्रधानमंत्री अब बैंक में खाते खुलवा रहा है, क्या होगा इससे? मित्रों,
1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं बैंक को नेशनलाइज कर रही हूं, राष्ट्रीयकरण कर रही हूं, इससे गरीबों का भला होगा। 1971 से 2014 तक बैंक में जाने वाले गरीब लोगों की संख्या 2.25 करोड़ थी। 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी ने पूछा बैंक में खाते क्यों नहीं खुल रहे? 130 करोड़ का देश है, यहां बैंक में खाते 3 करोड़ 2.25 करोड़ क्यों नहीं खुल रहे? तो पता चला कि गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता, गरीब आदमी को बैंक में डालने के लिए बैलेंस खाता खोलने के लिए नहीं मिलता। मोदी जी ने कहा 0 बैंक बैलेंस पे जनधन का खाता खुलेगा और तुम्हारा गारंटर भारत सरकार होगी, मैं होऊंगा और तुम खोलो। यही जनधन खाता आज 40 करोड़ हो गया, 40 करोड़, 2.25 करोड़ से बढ़ के। और जब कोरोना आया, मैं बोल रहा हूं ना गरीबों की पार्टी है, जब कोरोना आया तो मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में पूरे 3 महीने में 500 रुपए भेज करके उनका सुदृढ़ीकरण किया। ये हमको याद रखना है। भेजा था कि नहीं भेजा था मोदी जी ने 500 रुपए? भेजा था नहीं भेजा था? ये बहनों के खाते में, 20 करोड़ बहनों के खाते में। और उत्तराखंड में ये 26,83,000 बहनों के खाते में उस समय भेजा गया। कितना? 26,83,000 खातों में 500 रुपए 3 महीने के लिए भेजा गया। हम स्वच्छ भारत की बात की, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। जब हमने स्वच्छ भारत की बात की, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो फिर लोगों ने मौखौल बनाया। ये जो चांदी के चम्मच से, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए ऐसे अमीर लोगों को स्वच्छता अभियान कहां समझ में आएगा? गांधी स्वच्छता की बात कर गए, लेकिन महात्मा गांधी के बाद जितने गांधी आए उन्होंने स्वच्छता में कुछ नहीं किया। मोदी जी आए तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान फिर से शुरू की। और आपको जानकर के खुशी होगी, पहले तो आप जानिए भारत का हाल। 1966 में हमारे वरिष्ठ सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में भाषण देते हुए कहा था कि मुझे शर्म आती है कि भारत की महिलाएं अपने दैनिक शौच के लिए, दैनिक निवृत्त होने के लिए दैनिक क्रम से सड़कों पर जाती हैं, खेतों में जाती हैं, और जब मेरी गाड़ी गुजरती है तो झुंड की झुंड महिलाएं निकलती हैं अपने दैनिक नित्य क्रम को करने के लिए। मैं शर्म से मेरा सर झुक जाता है। ये राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में कहा था। किसी ने सुध नहीं ली। मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत प्रदान करने का काम किया, तो मोदी जी ने किया है। आप जरा सोचिए महिलाओं की हालत, उन महिलाओं की, आप उन महिलाओं की हालत सोचिए। और छोटी संख्या नहीं, 11 करोड़ महिलाएं अपने दैनिक क्रम के लिए सूर्योदय से पहले घर से निकलती हूं या सूर्यास्त के बाद झुंड बना करके निकलती हूं। कैसी स्थिति होगी इस देश की? 130 करोड़ के देश में अगर 11 करोड़ महिलाएं इस तरीके का जीवन व्यतीत कर रही थी, उनको आजादी देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में 5,22,000 इज्जत घर बनाए गए। 5 लाख। मैं आऊंगा बाद में, आपको बताऊंगा कि बागेश्वर में कितने बने, यानी बागेश्वर में कितनी महिलाओं को इज्जत घर में शौचालय की सुविधा दी गई है, ये भी हमको याद रखना है। मित्रों, उज्ज्वला योजना, यहां गांव की महिलाएं आई हुई हैं। आपका यहां क्या होता था पहले कि गांव की बहनें सुबह 5 बजे उठकर जंगल में लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? बताइए, जाती थी कि नहीं जाती थी? और आजकल गैस का चूल्हा मोदी जी ने पहुंचा दिया है। लाइटर लेती हैं, गैस जलाती हैं और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला करके उनको तैयार करती हैं कि ताकि जाकर के वो काम कर सके।
फर्क आया कि नहीं आया? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पशु में गांव का रहने वाला हूं, मैं आपको गांव की किस्से बनाना चाहता हूं। मैं जब 20 साल का था तो मेरे गांव और मेरे आसपास के गांव में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां कोई न कोई महिला लकड़ी काटते हुए किसी पेड़ से गिरकर या तो पांव न तोड़वाया हो या अपाहिज न हुई। हर गांव में एक न एक महिला मिल जाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आजकल गैस का कनेक्शन, घर में चूल्हा, लाइटर जलाओ, भोजन पकाओ और चलते बने। पुराने समय में माताएं जब हमारे माल मवेशी, यहां क्या बोलते, माल मवेशी बोलते, हमारे जब गौएं भैंस सब चर करके वापस आती थी तो जो वो रास्ते में गोबर करती थी तो माताएं उस गोबर को उठाती थी, उसके लिए दौड़ती थी कि ये गोबर उठाया जाए और इसको उठा करके कंडा बनाती थी। कंडा जानते हैं आप लोग? यहां कंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोईठा, कंडा ही बोलते हैं। कंडा बनाती थी ताकि उनका चूल्हा जल सके। आजकल न गोबर उठाना पड़ता है, न कंडा बनाना पड़ता है, लाइटर जलाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में, सारे देश में मोदी जी ने 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और उत्तराखंड में 3,65,000 गैस के सिलेंडर दिए। ये भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। सौभाग्य योजना, बिजली की योजना, आप सब गांव के लोग होंगे, एक एक मकान भाई का भाई से बंटवारा हो जाता है। एक भाई नया मकान बनाता है, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है कि नहीं होता? 18,000 गांव बगैर बिजली के थे 2014 से पहले। मोदी जी ने 1,000 दिन में 18,000 गांव को बिजली से जोड़ा। और यही नहीं, 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली पहुंचाई। और उत्तराखंड में 2,48,000 गांव में बिजली पहुंचाई, घरों में बिजली पहुंचाई। उत्तराखंड में 2,48,000। पहले क्या होता था, जेई अपना हक समझता था। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, उसको हम लोग एई भी बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। एहसान मारता था, बिजली दे देंगे, तार है तेरे पास। गांव के लोगों को बोलते थे कि नहीं बोलते थे? फिर बोलते थे अच्छा 200 मीटर तार लगेगा, 100 मीटर तू खरीद, 100 मीटर मैं सरकार की ओर से दूंगा। जैसे अगर सरकार की ओर से दे रहा है तो बड़ा एहसान कर रहा है। आज सौभाग्य योजना आने के बाद मोदी जी ने कहा, तार भी मेरा, खंबा भी मेरा, बिजली तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हारे घर में बिजली पहुंचाना हमारा काम है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। मुझे हंसी आती है कई बार। मैं 94 में पहली बार एमएलए बना था, तो उस समय हमारे गांव के लोगों को जूनियर इंजीनियर बोलता था। गांव के लोगों को बुला लेना और खंबा उठा करके ले जाना गांव में, और जब खंबा पहुंच जाएगा तब हमें बुलाना, तो हम आकर के तुमको बिजली दे देंगे। यानी खंबा उनका, कंधा हमारा, तार हमारी, और तब जाके बिजली मिलती थी। आज हमको बिना कुछ बताए हुए फॉर्म साइन करो और आपको 10 दिन के अंदर आपके घर में बिजली मिलेगी। यह सौभाग्य योजना की स्कीम के तहत हो पाया है। मित्रों, मैं यहां सैन्य, जिसको बोलते हैं वीर भूमि में आया हूं, तो मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहां फौजी भाई बैठे हैं, फौजी भाई हैं बैठे हुए। आपने 1971 में डिमांड की थी 1 रैंक 1 पेंशन। सरकारें आई और गई, किसी ने नहीं सुन ली। मोदी जी ने आपको 1 रैंक 1 पेंशन दिया और 48,000 करोड़ रुपए जो बकाया था वो आप तक पहुंचाने का काम किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तराखंड में भी 1,16,000 फौजी भाई हैं जो ओआरओपी के पेंशन से उनको लाभ मिला है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज हमारे शहीद परिवारों में
ग्रुप सी और डी में परिवार के लोगों को नौकरियों की व्यवस्था कर दी गई है। इस तरीके से एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मुझे बताया गया कि कांग्रेस के एक नेता आए यहां और वो यहां कहने लगे, टैंक खरीदने से, एरोप्लेन खरीदने से, हेलीकॉप्टर खरीदने से देश मजबूत नहीं होता है। देखो इनकी सोच देखो। एक गृह मंत्री, एक रक्षा मंत्री कहता है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि चीन के बॉर्डर पर ज्यादा अच्छा इंतजाम है और हमारे बॉर्डर पर कम इंतजाम है। ये कांग्रेस का उस समय का रक्षा मंत्री A.K. एंटनी बोलता है। यानी इन्होंने देश के साथ कोई हया नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी और देश को और देश की सिक्योरिटी को, देश की सुरक्षा के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। आज मोदी जी के आने के बाद चीनोक का बेड़ा, राफेल का बेड़ा, लड़ाकू जहाज का बेड़ा, नए नए तोप, नई नई मशीन गने, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी हमारे सिपाहियों के पास नहीं था। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट में सेल्फ सफिशिएंट तो हुआ ही है, अब हम दूसरे देशों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं। ये ताकत भारत में पैदा हुई है। और 14,000 किलोमीटर की सड़क मोदी जी ने ऑल वेदर रोड पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर बना करके दी है, ताकि एक दिन के अंदर हमारा फौजी बॉर्डर पर पहुंच सके और लड़ने के लिए तैयार है, जिसको जैसा होगा। और मोदी जी ने तो कहा ही था कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, घर में घुस कर मारूंगा और सर्जिकल स्ट्राइक और बाकी ऑपरेशन भी आप सबके सामने है। ये है फर्क। मित्रों, ये जो अभी 3 दिन 4 दिन पहले बजट आया, इसमें 25,000 किलोमीटर एक साल में हाईवेज बनेंगे। 25,000 किलोमीटर, 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। हर घर नल में लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों को एक साल में घर पे नल मिलेगा। 60,000 करोड़ रुपए इसमें भी खर्च होगा। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में 80 लाख घर एक साल में बनेंगे और उसमें भी 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। कौन, किसको पक्का मकान मिलेगा? गरीब लोगों को मिलेगा। क्या मकान मिलेगा? रसोई घर, शौचालय, बेडरूम, आगे टेरेस, साथ में गैस का चूल्हा। आप बताइए। और एक बात और सुन लीजिए, महिला शक्तिकरण। ये घर का मालिक नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मालिक मालकिन होगी, घर की मालकिन होगी।